गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे पिछली क्लास के टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे, अर्थात कनिष्क के बारे में ही पढ़ेंगे। कनिष्क जो है, इसने अनेक विजयों के द्वारा अपने लिए एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उसके विभिन्न लेखों और सिक्कों के आधार पर हम उसके साम्राज्य की सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि उसका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफ़गानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक विस्तृत था। राजतरंगिणी से जहाँ कश्मीर पर उसका अधिकार सूचित होता है, वहीं सुई विहार और सांची के लेख सिंध, मालवा, गुजरात, राजस्थान के कुछ भाग तथा उत्तरी महाराष्ट्र पर उसके अधिकार की पुष्टि करते हैं। इसी प्रकार कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ आदि के लेख पूर्वी उत्तर प्रदेश पर उसके आधिपत्य की सूचना देते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था और पुरुषपुर अर्थात पेशावर जो थी वो इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। कनिष्क के शासन प्रबंध के विषय में हमें बहुत कम पता है। वह एक शक्ति संपन्न सम्राट था। लेखों में उसे महाराज राजाधिराज देवपुत्र कहा गया है। देवपुत्र की उपाधि से ये सूचित होता है कि वह अपनी देवीय उत्पत्ति में विश्वास करता था। ये उपाधि उसने चीनी सम्राटों के अनुकरण पर ग्रहण की होगी, क्योंकि चीनी सम्राट जो थे ये भी अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे। टॉमस महोदय जो हैं, इनका विचार है कि देवपुत्र कुषाणों की शासकीय उपाधि नहीं थी, अपितु वह प्रजा के द्वारा प्रदान की गई थी। इसी वजह से इसका सिक्कों पर अंकन नहीं मिलता है। राजाधिराज की जो उपाधि है उससे सूचित होता है कि कुषाण सम्राट के अधीन कई छोटे छोटे राजा शासन करते थे। प्रयाग लेख से सूचित होता है कि कुषाण शासक देवपुत्र के अतिरिक्त शाही तथा शाहनुशाही की उपाधियां भी धारण करते थे। शाही सामंत तथा शाहनुशाही स्वामी सूचक उपाधि है। इस प्रकार प्रशासन में सामंतीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ शक कुषाण काल से ही होता दिखाई पड़ता है। कालांतर में गुप्त सम्राटों ने इसी प्रकार की विशाल उपाधियां ग्रहण की थी। कनिष्क अपने विस्तृत साम्राज्य का निरंकुश शासक था। प्रशासन की सुविधा के लिए उसने साम्राज्य को अनेक क्षत्रपियों में विभाजित किया था। बड़ी क्षत्रपी के शासक को महाक्षत्रप तथा छोटी क्षत्रपों के शासक को क्षत्रप कहा जाता था। उसके अभिलेखों में अनेक क्षत्रपों के नाम मिलते हैं, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने साम्राज्य का शासन क्षत्रपों की सहायता से करता था। सारनाथ का जो लेख है उसमें महाक्षत्रप खरपल्लान तथा क्षत्रप बनस्पर का उल्लेख मिलता है। खरपल्लान मथुरा में महाक्षत्रप था तथा वनस्पर वाराणसी में क्षत्रप की हैसियत से शासन करता था। उत्तर पश्चिम में लल तथा लाइक उसके क्षत्रप थे। पश्चिमोत्तर भाग में कपिशा तथा तक्षशिला उसके शासन के केंद्र रहे होंगे। क्षत्रप के पद पर अधिकतर विदेशी व्यक्तियों की ही नियुक्ति होती थी। कुछ क्षत्रप आनुवंशिक होते थे। कभी कभी एक ही प्रदेश के ऊपर दो क्षत्रप एक साथ शासन करते थे। इस प्रकार एक ही प्रांत पर दो शासक नियुक्त करने की ये जो विचित्र प्रथा है, इसकी शुरुआत या यूँ कहें कि इसका प्रारंभ
कुषाणों के समय में देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग लेख से पता चला है कि कुषाण राज्य में विषय तथा भुक्ति जैसी प्रशासनिक इकाइयाँ होती थी। सामान्य नागरिकों के समान क्षत्रप भी बुद्ध प्रतिमाओं की स्थापना करते थे और दान इत्यादि देते थे, किंतु उनके वेतन और उनके कार्यकाल के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। मथुरा संभवतः उसके शासन का मुख्य केंद्र था और दूसरा प्रशासनिक केंद्र जो था वह वाराणसी में था। कनिष्क के लेखों में किसी सलाहकारी परिषद का उल्लेख नहीं मिलता। कुषाण लेखों में हम पहली बार दंडनायक तथा महादंडनायक जैसे पदाधिकारियों का उल्लेख पाते हैं। संभवतः वे सैनिक अधिकारी थे। गांवों का शासन ग्रामिक के द्वारा चलाया जाता था, जिसका कि उल्लेख मथुरा लेख में मिलता है। संभवतः उसका प्रमुख कार्य राजस्व वसूल करके केंद्रीय कोष जो था उसमें जमा करना होता था, लेकिन ऐसा लगता है कि कनिष्क का शासन अधिकांशतः सैनिक शक्ति पर आधारित था और इसी वजह से वह स्थायी नहीं हो सका था। अब अगर बात की जाए कि कनिष्क के अभिलेखों की, तो कनिष्क के कुल लगभग 12 अभिलेख जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि तक्षशिला चिरस्तूप लेख। कनिष्क के शासनकाल के प्रथम वर्ष का लेख, उसकी उपाधि देवपुत्र जो है वो इस पर अंकित है। इसके अलावा रबातक अभिलेख जो कि अफ़गानिस्तान से मिला है, सारनाथ अभिलेख, कौशाम्बी बुद्ध प्रतिमा लेख, श्रावस्ती से प्राप्त 2 बुद्ध प्रतिमा लेख, सुई विहार तथा जेदा अभिलेख जो कि 11वें वर्ष का जिसमें लेख है, माणिक्यलाल बौद्ध स्तूप लेख, मथुरा अभिलेख जो कि 23वें और अंतिम वर्ष का लेख है। जहाँ तक बात है रबातक अभिलेख की, तो ये अफ़गानिस्तान के बगलान प्रांत स्थित रबातक नामक स्थान पर काफिर का किला नामक एक पहाड़ी से 1993 में इस अभिलेख की खोज की गई थी। बैक्टीरियन भाषा और यूनानी लिपि युक्त 23 पंक्तियों वाले इस विशालतम और बहुत अधिक महत्व वाले इस कुषाण लेख का पहला संपादन और अनुवाद निकोल्स सीमस विलियम्स तथा जो क्रिव ने किया था। ये जो अभिलेख है इसमें कनिष्क को एक महान उद्धारक, धर्मपरायण सम्राट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसे सम्राटों का सम्राट तथा देवपुत्र कहा गया है। उसने यूनानी भाषा के स्थान पर बैक्टीरियन आर्य भाषा जो थी उसको अपने राज्य में प्रचलित किया। उसने शर्फर नामक अपने एक अधिकारी को एक देवकुल स्थापित करने का भी आदेश दिया था। इस प्रकार इसके अलावा ये जो देवकुल जो था इसमें कुजल कडफिशर्स, सडकशन तथा विम कडफिशर्स तथा स्वयं कनिष्क की प्रतिमाएं जो हैं वो स्थापित करवाई गई। इस प्रकार कुषाण वंशावली देने वाला ये प्रथम अभिलेख है। कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के समय एक नवीन संवत जो है उसका प्रचलन किया था और ये जो लेख है इसके अनुसार कनिष्क का साम्राज्य कौंडिन्य यानी कि महाराष्ट्र में वर्धा नदी के किनारे स्थित कौंडिन्यपुर, इसके अलावा उज्जैनी, साकेत, पालीबोथरा यानी कि पाटलिपुत्र तथा श्री चंपा अर्थात जो बिहार में स्थित चंपा है वहाँ तक फैला हुआ था। थैंक यू।